गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है आईसी है ना, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हम एससीआर पढ़ रहे थे, एससीआर में जो आप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने इसकी वर्किंग पढ़ी थी। तो वर्किंग में एक मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड सेकंड बताया था जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और थर्ड था आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो ये जो तीनों फंक्शंस है यहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हमने आपको वर्किंग समझाया था जो इसका आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम था। अभी हम यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में समझेंगे। जैसे आप उसमें हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मैंने बताया था जैसे कि ये आपका क्या बन रहा था, चार जंक्शन था P एंड N। तो यहाँ पे जब हमने इसको रिवर्स बायस कर दिया था, मतलब P को हम क्या दे रहे थे, निगेटिव वोल्टेज दे रहे थे, और यहाँ पे N साइड कैथोड जो था इसको हम जब पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, तो SCR रिवर्स बायस में हो जा रहा था। तो जब रिवर्स बायस में तीन जंक्शन होते हैं J1, J2 और J3, तो जो J1 और J3 है ये तो रिवर्स बायस हो जा रहा था, लेकिन जो जंक्शन J3 था ये क्या था, फॉरवर्ड बायस में ही था, जिसकी वजह से जो SCR है वो ऑफ की कंडीशन में नहीं जा रहा था। तो यहाँ आप जब कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में आते हैं, यही है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का डायग्राम। ठीक, तो यहाँ पे है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। देखिए जब पहले क्या करते हैं, आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें करंट जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो रही है। इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो जंक्शन J2 है ये आपका फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में होने की रीजन से आपका करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से आपके SCR में थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो रही है। जब हम रिवर्स बायस कर देते हैं, तो रिवर्स बायस के लिए जब हम जंक्शन J2 को रिवर्स बायस करते हैं, तो आपने ब्रेक डाउन पढ़ा है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन की कंडीशन में जो आपकी करंट होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। ब्रेक डाउन जो होता है रिवर्स बायस में अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो होने को कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है आपका जीनर ब्रेक डाउन और दूसरा होता है एवलांच ब्रेक डाउन। तो जब बहुत लो वोल्टेज पे होता है तो उसको हम रिवर्स बायस में जीनर ब्रेक डाउन बोलते हैं, और जब बहुत हाई वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेक डाउन। तो यही है आपका रिवर्स बायस की कंडीशन में, इसी वजह से हम इसको रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं। एक तो रिवर्स कंडक्टिंग स्टेट होती है। कंडक्टिंग का मतलब जब आप वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस में लास्ट क्लास में आपको बस बताया था कि इस तरीके से हमने क्या की, पोलैरिटी चेंज कर दी। ये आपका क्या हो जाता है, एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, है ना। तो जब हम यहाँ पे कैथोड को क्या दे रहे हैं, हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी और एनोड को निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो जो आपका SCR है ये किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है, क्योंकि आपका जो J1 और J3 है ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, लेकिन जो आपका जंक्शन J2 होता है ये रिवर्स बायस में रहता है। तो जब तक ये जो जंक्शन है रिवर्स बायस में होता है, तब तक आपका जो SCR है ये ऑन स्टेट में नहीं आ पाता है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे जो गेट लगाते हैं, गेट के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, आपकी जो करंट होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है, लेकिन तब भी ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जो आपका है ये पूरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, कि आपने उसको फॉरवर्ड बायस तो कर दिया, लेकिन अभी भी SCR में करंट नहीं इंक्रीज कर रही है जितना करंट की आपको चाहिए। इसलिए क्योंकि जो जंक्शन J2 है ये रिवर्स बायस में ही रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका गेट होता है, इस गेट के थ्रू हम कोई भी पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स यहाँ पे गेट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो जो आपका जंक्शन J2 है ये किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, करंट आपकी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। और एक टाइम पे क्या होता है, जैसे ही मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंचता है, आपकी करंट होती है वो लीनियरली फ्लो होने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा जो आपकी करंट होती है वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ये आपका वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो
और ये है आपका पूरा रिवर्स बायस का कंडीशन। अब इसमें दो टर्म और है, एक होल्डिंग करंट और एक लैचिंग करंट। तो देखिए IH का मतलब होता है होल्डिंग करंट। देखिए होल्डिंग करंट क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट जो होती है वो मिनिमम करंट होती है जबकि आपका SCR ऑफ कंडीशन में होता है। मतलब अगर जब भी करंट क्या रहेगी, होल्डिंग करंट से कम रहेगी या होल्डिंग करंट तक रहेगी, तब तक आपका जो SCR है वो ऑन स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन ये फिर जो है IL जो है इसको बोलते हैं लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होती है, मैक्सिमम करंट होती है जहां की आपका जो SCR होता है इसके बाद ऑन स्टेट में आ जाता है। तो हमेशा आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे कि लैचिंग करंट क्या होती है, होल्डिंग करंट से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो SCR है इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपने वर्किंग में पढ़ा है सेम वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम के द्वारा हमने इसको शो कर रखा है। ठीक, इसके अलावा आपको टर्म पढ़ना है, जैसे यहाँ पे हमने VBO दिखाया है, तो VBO होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज इसको बोलते हैं। ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद भी जैसे ही जो आपका वोल्टेज है हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ाते हैं, वैसे ही जो आपकी करंट होती है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने सारे टर्म को डिस्कस कर लिया है, ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो SCR है मैंने बताया कि ये थायरिस्टर फैमिली का है ना, थायरिस्टर फैमिली का अभी हम ये जो पहला मेंबर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको बस SCR के बारे में क्या पढ़ना है, पहला मैंने आपको बताया लेयर डायग्राम, आपको 4 p-n लेयर दिखा देनी है कि इसमें 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। ठीक है, और इसका हम विड्थ को इंक्रीज करते हैं, इसका जो यूज होता है बहुत ही हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं। दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोलिंग डिवाइस होती है कि क्योंकि इसको हम गेट के थ्रू सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी आपसे SCR, एक तो अब हम इसका सिंबल डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक, ये तो आपने डायोड पढ़ा है, अगर हम इसी के साथ गेट लगा देते हैं, एनोड कैथोड और ये आपका गेट, तो ये SCR का सिंबल हो जाता है। देखिए आप जितने भी थायरिस्टर फैमिली में पढ़ेंगे, अगर आपका जो पेपर है अगर वो पूरा थ्योरेटिकली बनता है तब तो आपको वर्किंग वगैरह सारा कुछ बताना है, लेकिन अगर आपका जैसे वास्तविक ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिंबल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे ये मैंने बता दिया, तो ये किसका सिंबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये SCR का है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे पढ़ेंगे तो इसलिए सबके सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे वर्किंग वगैरह है तो आप खुद से उसको कॉपी में बनाइए और जैसे एनोड कैथोड कैसे क्या हो रहा है एक बार खुद से रिलेट करके उसको अपना सेल्फ रिवाइज करिए, तो आपको वर्किंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा SCR का सिंबल। ठीक, और अब इसका हम एप्लीकेशन में बात करते हैं, तो इसका भी एप्लीकेशन हम एज अ स्विच यूज करते हैं। ठीक, दूसरा इसको हम रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। तीसरा जहाँ पे हमें डिवाइस को कंट्रोल करना होता है, कंट्रोलिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका SCR के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायोड। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायोड के बारे में। ठीक, देखिए जितने भी यहाँ पे आप डिवाइसेस पढ़ेंगे सब कोरिलेट करते हैं आपके सीधे सीधे जो डायोड होता है। ठीक, क्योंकि डायोड जो होता है वो बेसिक होता है, उसी को ही यूज करके है, उसी फंक्शन को यूज करके ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस बनाते हैं। तो अगर आपको डायोड को कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो आप एक बार बैक में जाके थोड़ा सा डायोड का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखें, तभी आपको ये अच्छे से आएगा। देखिए अभी हमने SCR को क्लियर किया, अब हम बात कर रहे हैं डायोड की, है ना। तो डायोड में सबसे पहले आपने जो डायोड पढ़ा है ना, डायोड से ही बनकर आया है डायोड। आपने डायोड में 2 लेयर पढ़ी है, P और N लेयर। मैंने कहा कि थायरिस्टर फैमिली में हम जितने भी सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो सारे इसी से मिलकर बने रहेंगे। भले ही आप नंबर ऑफ लेयर्स की संख्या कितनी भी बढ़ा दीजिए, लेकिन वो बेसिक आपका डायोड ही है। देखिए यहाँ पे इसका लेयर डायग्राम है, ये है इसका सिंबल डायग्राम। ये जैसा आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ये ट्रांजिस्टर के फॉर्म में है और ये डायोड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि आपको इन सारी चीजों का सिंबल डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए।
डायोड है ना, यहाँ पे दो डायोड लगे हैं, अगर हम इसको D1 बोल दें और इसको D2 बोल दें, लेकिन जो दोनों डायोड देख रहे हैं इनका डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि क्या है, अपोजिट है ना। तो सिंपली अगर डायोड की बात करें तो डायोड जो होता है वो दो डायोड्स का एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है। एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू डायोड इज कॉल्ड डायोड। ठीक, तो ये आपके डायोड की सिंपल डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो देखिए जब आप डायोड पढ़ते हैं तो डायोड में आपने अगर ग्राफ बनाया होगा तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में तो डायोड आपका ऑन कंडीशन में होता है, लेकिन रिवर्स बायस में आपका डायोड क्या होता है, ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम चाहते हैं कि रिवर्स बायस में भी डायोड हमारा ऑन हो, इसीलिए हम बनाते हैं डायोड को, क्योंकि डायोड जो होता है आपका फॉरवर्ड बायस में भी वर्क करता है, मतलब तब भी ऑन कंडीशन में होता है, और रिवर्स बायस में भी ऑन कंडीशन में होता है। अब यहाँ पे क्योंकि डायोड आपका रिवर्स बायस में ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ इसमें ऐसे स्पेसिफिकेशंस बनाए होंगे, डायोड से कुछ डिफरेंस बनाया होगा जिसकी वजह से ये रिवर्स बायस में ऑफ कंडीशन में नहीं जा रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में समझते हैं। देखिए एक तो आपका P और N लेयर है, तो यहाँ से आपका परफॉर्म हुआ क्या, एक डायोड। दूसरा अगर आप देखेंगे तो P और N है ना, या अगर आप यहाँ से देखेंगे तो N और P। अब देखिए जो आप P, बस आपको एक ये चीज दिख रही होगी यहाँ पे, जो हमने एक्स्ट्रा जो P है ना, जो P है P टाइप है, इसमें हमने N टाइप की थोड़ी सी और डोपिंग कर दी है, मतलब उस P टाइप में हमने थोड़ा सा N टाइप मटेरियल को मिला दिया है। अब देखिए इसकी वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है, आपको पता है कि P टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और N टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। P टाइप में यहाँ भी क्या होंगे, होल्स होंगे, और N टाइप में यहाँ भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब जब आपका डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ पे आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब रिवर्स बायस की कंडीशन होती है तो होल्स भी क्या करने लगते हैं, मूव, दूर भागने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में दूर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपकी बैरियर होती है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि होल और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो वही हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कराने के ऐसा करते हैं, मतलब जब रिवर्स बायस होगा, अगर P और N के बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे, या यहाँ पे जो होल्स है उनको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डायोड होता है ये रिवर्स बायस में भी ऑफ कंडीशन में नहीं जा पाता है, क्योंकि होल को क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अभी थोड़ा सा जब आप वर्किंग पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। तो लेयर डायग्राम में बस आपको याद रखना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लेयर्स होती हैं, J1 J2 J3 एंड J4, 4 जंक्शन होते हैं। देखिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इसमें कितनी लेयर होती हैं। जैसे अगर हम SCR की बात करते हैं तो SCR में अगर आपने देखा होगा तो 4 लेयर होता है, ये सब आप शॉर्टकट में नोट करते जाइएगा, और उसके बाद यहाँ पे कितने 3 जंक्शन होते हैं, ये हम बात करते हैं SCR, ठीक है। और अगर हम डायोड की बात करते हैं तो आपके कितने होते हैं, 5 लेयर होते हैं और 4 जंक्शन होते हैं। तो ये है आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हमारे पास इसमें क्या होते हैं, 4 लेयर 3 जंक्शन, यहाँ पे आपके 5 लेयर और 4 जंक्शन होते हैं हमारे डायोड में। अब यहाँ पे भी वर्किंग आपका सेम पैटर्न में चलेगा, सेम पैटर्न मींस कि आपको फॉरवर्ड बायस में इसका ग्राफ समझाना है, रिवर्स बायस में समझाना है, और बस कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, VI कैरेक्टरिस्टिक भी उसको बोलते हैं, जैसे अभी हमने अभी SCR का बनाया था। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें, ओके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो ये आपका डायोड है इसका अभी हम वर्किंग पढ़ेंगे, और वर्किंग देखिए जैसे आपको पॉइंट वाइज बताया जाता है, आप उसी तरीके से डिटेल में, अगर आपको अभी जैसे लेटेस्ट आप क्लास लेते हैं आपको समझ में आता है तो आप अपनी लैंग्वेज में उस वर्किंग को लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के लिए
आपको इसका सिंपल डायग्राम